मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन के अंतर्गत सामंतवाद से पूंजीवाद। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक विशेषता रही है। उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंत तंत्र के आधार पर टिकी हुई थी। विल्डूरा के शब्दों में इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंत तंत्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था। आज हमें यह अनुचित लगे, परंतु आरंभिक काल में यह न्याय संगत एवं उचित होने के साथ साथ कल्याणकारी भी रही थी। फ्लैट और ड्रम के अनुसार जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है, वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता था। ऐसे अनेक क्षेत्रों का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द और उसकी परंपरा या उसकी प्रणाली के लिए सामंत तंत्र शब्द का प्रचलन हुआ है। सामंतवाद का उदय। इसकी उत्पत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से हुई थी। 5वीं सदी के आरंभ में जब रोमन साम्राज्य खंड खंड होकर लड़खड़ाने लग गया, तो संपूर्ण यूरोप अराजकता एवं अव्यवस्था के अंदर डूब गया। रोमन साम्राज्य को पूरब और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूह ने रौंद डाला। ये बर्बर लोग भारत यूरोपीय मूल की भाषाएं बोलने वाले बहुत से जर्मन कबीले थे। रोमन साम्राज्य की सीमा से दूर उत्तर सागर से कर्सन सागर तक के क्षेत्र में घूमते फिरते रहते थे। ये जर्मन लोग फ्यूटन या गोथ नाम से भी पुकारे जाते थे। इन जर्मन कबीलों पर हूणों ने धावा बोला था। इस प्रकार चीनी लोगों ने हूणों को खदेड़ा, हूणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा और जर्मन लोग आकर रोमन साम्राज्य में घुसने लगे। 4वीं शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मनों ने डैन्यूब नदी को पार करके रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया। कुछ दिनों बाद ही रोमन अधिकारियों में अमानवीय व्यवहार से पीड़ित होकर जर्मन लोगों ने विद्रोह कर दिया और 378 ईस्वी में एड्रियानोपल के युद्ध में रोमनों को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध से प्राप्त सफलता से जर्मनों का उत्साह बढ़ गया और वे रोमन साम्राज्य पर टूट पड़े। 410 ईस्वी में रोम पर भी उसका अधिकार हो गया। 568 ईस्वी में एक अन्य जर्मन कबीले लोम्बार्ड ने इटली पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को भी जीत लिया। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में स्कैंडिनेविया में रहने वाली अर्ध सभ्य जर्मन जातियों ने यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किए और उन्हें नॉर्थमैन के नाम से पुकारा जाने लगा। ईसाई धर्म स्वीकार करने से पूर्व नॉर्थमैन पार्विक युद्धों और स्त्रियों तथा बच्चों को मारने का गौरव का अनुभव करते थे। उनकी लूट खसोट तथा तोड़फोड़ से रोम की सांस्कृतिक उन्नति का गहरा आघात पहुंचा। रोमन साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे अधिक प्रगतिशील फ्रैंक लोग थे, जिन्होंने अपने नेता कार्लविस यानी 465 से 511 ईस्वी के नेतृत्व में संपूर्ण काल आज का फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी पर अधिकार जमा लिया। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और राजभवन के प्रधान अधिकारी, जिसे मेयर कहा जाता था, पेपिन ने राजसत्ता हथिया ली। पेपिन का पत्र शार्लमैन यानी अंग्रेजी में चार्ल्स महान बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने 768 से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अंध महासागर से एल्ब नदी के मुहान तक फैला हुआ था। क्योंकि इस विशाल साम्राज्य पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था, अतः शार्लमैन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वाले को बड़े बड़े भूमिखंड दिए, जिन पर उन्हें शासन करना था। इन भूमिखंडों को
काउंटी डची या मार्क्स कहा जाता था और इनके शासकों को क्रमशः काउंटर ड्यूक या मार्विस कहा जाने लगा। इससे लोगों के पास बड़ी बड़ी भूमि हो गई और किसान अपनी भूमि का स्वामित्व से वंचित होने लगे। वेल्स ने लिखा है, उस समय के संसार के हालात की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। फ्रांस, स्पेन, इटली और बाल्कन क्षेत्र में बहुत से साम्राज्य में जो बड़े बड़े समृद्ध नगर थे उजड़ गए। बर्बर सरदारों ने अधिकांश यूरोप को पदाक्रांत करके अपने आप को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अधिपति बना लिया। सामान्य लोगों का जीवन असुरक्षित था और सभी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में सहयोग एवं संघ की एक पद्धति का विकास हुआ जो सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है सामंतवाद का विकास और उसके कारण। सामंतवाद का विकास भिन्न भिन्न कालों की आवश्यकताओं के अनुकूल संसाधित रोमन, जर्मन और शायद सेल्टिक प्रथाओं से हुआ। इस समूचे विकास क्रम में दो प्रकार के संबंधों का विशेष महत्व बना रहा। पहला है मनुष्य और मनुष्य के मध्य व्यक्तिगत संबंध और दूसरा भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व। सैनिक सेवा पर आधारित मनुष्यों के मध्य सम्मानजनक संबंधों वाली वासलेज नामक संस्था पहले प्रकार के संबंध को उजागर करती है। शारलेमेन के उत्तराधिकारियों ने यह अनुभव किया कि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए एक संगठित अश्वारोही सेना की आवश्यकता है, अतः वासल को घोड़ा रखने और सैनिक सेवा देने के बदले में भूमि का विशेष अनुदान दिया गया। इस प्रकार का अनुदान बेनिफिस कहलाता था। अनुदान में दी गई भूमि से वासल अपना तथा अपने घोड़ों का खर्चा सरलता से पूरा कर सकता था। अपने स्वामी का आदमी यानी होमो बनाने के लिए वसल को स्वामी भक्ति का कुछ कार्य संपादित करने पड़ते थे। उन्हें अपनी स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति की भी शपथ लेनी पड़ती थी। बोनिफिस पद्धति जो पहले से रोमन प्रथाओं से विकसित हुई थी, मूलतः अथवा हमेशा सैनिक सेवा से संबंधित नहीं रही थी, अतः काफ़ी वर्षों बाद इसका नाम दिया गया फिफ। फिफ वह भूमि थी जो सैनिक सेवा के बदले में दी जाती थी, परंतु चूंकि इसमें सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित थे, यह एक कार्यालयीय दफ्तर भी था। यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से फीफ यानी जागीर श्रेष्ठ पुत्र को वंशानुगत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती थी। नेक्स्ट है विकास का कारण। पहला कारण है राजनीतिक। अपने उत्कर्ष काल में रोम ने लगभग समूचे पश्चिमी यूरोप पर अधिकार जमा लिया था और एक लंबे समय तक रोमनों ने पश्चिमी यूरोप की शांति एवं सुव्यवस्था प्रदान की। परंतु रोमन साम्राज्य के विघटन काल में पश्चिमी यूरोप अराजकता, अशांति और अव्यवस्था का शिकार बन गया। इसके साथ बाह्य आक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे किसानों का संकट बढ़ गया। ऐसी स्थिति में खेती करना और पैदावार को लेना भी संभव नहीं था। रोमन साम्राज्य की अवनति के समय बड़े बड़े कुलीन सरदार भी अपने अपने गांव में, जहां उनके शक्तिशाली दुर्ग थे, में लौट आए। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों को मुसीबत को और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में न तो सरदार सुखी था न कुलीन सरदार। कुलीन सरदारों को धन के साथ साथ सेना में भर्ती होने वाले लोगों की आवश्यकता थी, ताकि आक्रमण के समय वे अपने दुर्गों की रक्षा कर सके। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। रोमन प्रशासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का दायित्व स्थानीय कुलीन अथवा सरदारों पर निर्भर था। जब तक केंद्रीय सरकार सबल रही, स्थानीय कुलीन लोग केंद्रीय निर्देशानुसार शासन कार्य चलाते रहे, परंतु अवनति के दिनों में केंद्र सरकार का प्रभाव एवं निरंतर जाता रहा। जर्मन जातियों के आगमन ने सामान्य प्रथा को और अधिक फलने झूलने का अवसर प्रदान किया। जर्मन जाति विभिन्न कबीलों में विभाजित थी। प्रत्येक कबीले का अपना नेता होता था।
सामंत प्रथा के विकास में आर्थिक अव्यवस्था विशेषकर कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोमन साम्राज्य में दासों की बहुत बड़ी संख्या थी। कृषि के साथ साथ अन्य काम भी दासों ने करवाए जाते थे। फिर भी दासों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, जिससे दासों ने भी लगन व निष्ठा से काम करना बंद कर दिया, जिससे राज्य की आय व पैदावार में कमी आती गई। समस्या को देखकर दासों को भी कुछ सुविधाएं देकर पैदावार बढ़ाने की सोची और उन्हें स्वतंत्र रूप से भूमि दे दी गई। उन्हें अपना परिवार बसाने, परिवार के साथ रहने, जीवन बिताने की सुविधाएं दी गई, जिसके बदले भूमि की पैदावार का एक निश्चित भाग अपने मालिक को देना पड़ता था और मालिक के घर का काम भी निःशुल्क करना होता था। अब भूतपूर्व दास यानी कृषक दास कहलाने लगे, जिसका परिणाम अच्छा रहा। कृषक दास अपनी भूमि पर पहले से अधिक मेहनत से काम कर अधिक उत्पादन करने लगे। चूँकि भूमिपति स्वामी आज्ञाकारी अथवा आलसी कृषक दास को जब चाहे भूमि से बेदखल कर सकता था, इसलिए कृषक दास भूमि से जुड़ गया। इसलिए सामंत प्रथा को एक कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि इसका आधार भूमि का स्वामित्व था। नेक्स्ट, सामंतों के कर्तव्य। सामंतों का मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्तव्य थे। पहला है सरकार संबंधी अथवा न्याय। दूसरा है वित्तीय आर्थिक सहयोग। यह सहयोग उसकी भूमि के आकार की दृष्टि से तय किया जाता था, अर्थात अधिक भूमि वाले सामंत को अधिक धन व कम भूमि वाले सामंत को कम धन देना पड़ता था। आर्थिक सहायता मुख्यतः 3 अवसरों पर दी जाती थी। पहला है लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर। दूसरा, लॉर्ड की सबसे बड़ी लड़की के विवाह के समय। तीसरा, यदि उसका लॉर्ड किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए अथवा उसका अपहरण कर ले तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक धनराशि सामंतों को जुटानी पड़ती थी। तीसरा, सेना संबंधी। अपने लॉर्ड का सैनिक सहायता अथवा सेना प्रदान करना सामंत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी, क्योंकि सैनिक सेवा सामंती व्यवस्था की रीढ़ थी। नेक्स्ट, सामंती समाज और आर्थिक जीवन। इसमें पहला है कृषि का विकास। पश्चिमी यूरोप में 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में कृषि के विकास के लिए बहुत सी नई नई बातें प्रयोग में लाई गई, क्योंकि व्यापार के पतन ने कृषि के क्षेत्र में उन्नति के प्रयत्नों को काफ़ी बढ़ावा दिया। इस युग में सर्वप्रथम देन पहिएदार भारी हल था। कृषि के क्षेत्र में दूसरा परिवर्तन था, जहाँ रोमन काल में अच्छी पैदावार की दृष्टि से कृषि भूमि के एक भाग को एक लाल के लिए प्रति छोड़ दिया जाता था। वहीं अब प्रत्येक खेत के लिए 3 भाग की, एक भाग वर्षा ऋतु के लिए फसल के लिए, दूसरा भाग शरद ऋतु की फसल के लिए और तीसरा भाग प्रति छोड़ दिया जाता था, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति वापस लौट सके। सेकंड है मेयर व्यवस्था। मेनर का अर्थ जागीर अथवा छोटी जमींदारी से है। मेनर राजनीतिक इकाई की सुरक्षा तथा नियंत्रण में एक आर्थिक इकाई थी। मेनर व्यवस्था सामंत तंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था थी। मेनर का मुख्य काम अन्न उत्पन्न करना था। सामान्यतः एक मेनर के अंतर्गत 350 एकड़ भूमि कृषि योग्य थी। इसमें सामंत की भूमि, पड़ती भूमि, चारागाह और जंगल सम्मिलित नहीं होते थे। मेयर की भूमि पर कृषि संबंधी कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली बात, गांव में सभी लोगों में भूमि का बंटवारा है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 श्रेणियों में भूमि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता था। दूसरी बात, भूमि की जुताई, बीज की बुआई तथा फसल की कटाई पर सभी को मिलकर काम करना जरूरी था। अकेले व्यक्ति के लिए इन कामों को करना संभव नहीं था। अधिकांश मेंढरों में सामान्यतः हलों की व्यवस्था करता था और गांव वाले बैलों की। कृषि संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सामंत तथा गांव के लोग मिलकर एक दूसरे की सलाह से निर्णय लेते थे। प्रत्येक मेंढर लगभग आत्मनिर्भर इकाई होती थी। नेक्स्ट है
सामंतवाद के पतन के कारण। कृषक दासों को दी गई सुविधाओं का एक परिणाम यह निकला कि जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए जंगलों को साफ कर कृषि भूमि का विस्तार किया गया। इस पे विपरीत प्रभाव यह पड़ा कि 14वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पश्चिमी यूरोप में औसत से कहीं अधिक वर्षा हुई, जिससे बार बार फसलें नष्ट हो गई, उत्पादन गिरता गया और पशुधन की भी भारी हानि हुई। लोगों को भरपेट भोजन मिलना भी कठिन हो गया और वे आए दिन बीमारियों के शिकार होने लगे। 1348 से 51 ईस्वी की अवधि में काली मौत नामक महामारी का प्रकोप हुआ।